अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे। 6.1, 6.2 BTBC में हम लोग पढ़ चुके हैं, 6.3 हम लोगों का पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने से पहले आप लोगों को ए, एस, एस और ए समरूपता कसौटी जो है सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे सब इन्हीं प्रमेय पर आधारित होंगे। तो पहले इस प्रमेय को हम लोग इन प्रमेयों को हम लोग पहले सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो प्रश्न हल करने में हम लोगों को आसानी होगी। तो हम लोग सबसे पहले ए इसको पढ़ेंगे। ए समरूपता प्रमेय या कसौटी, यदि दो त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह है ए समरूपता कसौटी या प्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समरूपता प्रमेय या कसौटी, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो आकृतियों को समरूप होने के लिए जो बातें जरूरी है उसमें सबसे पहले भुजाओं की संख्या बराबर हो, आकृतियों की भुजाओं की संख्या बराबर हो, उसके बाद उनके संगत कोण बराबर हो, फिर संगत भुजाएं समानुपाती हो। तीनों बातें जब होंगी तो आकृतियों को हम समरूप कह सकते हैं। तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या की बात नहीं होगी, क्योंकि त्रिभुज में त्रिभुज तीन भुजाओं, तो तीन भुजाओं से, यानी त्रिभुज में जो है तीन भुजाएं हैं, तो त्रिभुज में बहुभुज है, तो बहुभुज में पंचभुज, खटभुज, सप्तभुज बहुत सारे होते हैं। तो पंचभुज के समरूप पंचभुज हो सकते हैं, खटभुज के समरूप खटभुज हो सकते हैं, अष्टभुज के समरूप अष्टभुज हो सकते हैं। एक पंचभुज और एक खटभुज या अष्टभुज समरूप नहीं हो सकते हैं, तो वहां भुजाओं की संख्या बराबर अनिवार्य हो जाए। यानी अगर बहुभुज की बात होगी तो वहां भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो इसमें तो स्पष्ट है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी, तो वहां भुजाओं की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं।
संख्या की चर्चा, भुजाओं की संख्या की चर्चा नहीं करते। वैसे अनुपात के संबंध में भुजाओं को देना जरूरी हो जाएगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की चर्चा है लेकिन संख्या की चर्चा नहीं है, तो ये त्रिभुजों में अनिवार्य नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। अब सबसे पहले आप लोगों को दो त्रिभुज लेने होंगे। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इस तरह से हम लोगों को ऐसे दो त्रिभुज लेने हैं जो पहले से समरूप हो। पहले से समरूप होगा तभी ना समरूप सिद्ध होगा। समरूप का मतलब क्या है? सिमिलर, सदृश। आकृति बन गया। अब रचना की क्रिया में आपको इसको देखिए कितना लंबा है, यहां से काटिए। अब नाम देंगे हम लोग। ये हो गया ABC, ये हो गया DEF, यहां पर P दे दीजिए, यहां पर Q दे दीजिए। सबसे पहले इनके कोण बराबर है। यह बराबर इसका हो गया, यह कोण बराबर इसका हो गया, यह कोण जो है इसके बराबर है। कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E और C बराबर F। अब हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में देखते हैं, माना कि ABC एवं DEF दो त्रिभुज हैं जिनमें कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E एवं कोण C बराबर कोण F है। A बराबर D है, B बराबर E और C बराबर F। संगत कोण हुआ, A का संगत D बराबर हुआ B का संगत E बराबर C का संगत F बराबर। ये संगत कोण है जो बराबर है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये समरूप त्रिभुज है।
रचना, रचना में माना कि DE बड़ा है AB से एवं DE बड़ा है AB से एवं DF बड़ा है AC से, तो भुजा DE से AB बराबर DP एवं भुजा DF से AC बराबर DQ, DF से AC बराबर DQ काट लिया तथा P से Q को मिला दिया। P से Q को मिला दिया। अब देखिए, यह भुजा इसके बराबर हो गया और यह भुजा इसके बराबर हो गया और A कोण D कोण के बराबर है। प्रमाण त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ, ये दोनों त्रिभुज आप देख रहे हैं ABC और DPQ में AB बराबर DP, ये हो गया रचना से। कोण A बराबर हो गया कोण D, ये दिया है, तथा AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, ये हो गया रचना से। इसीलिए मान्यता यानी प्रमेय SAS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ त्रिभुज DPQ। ये दोनों त्रिभुज ABC और DPQ सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया? सर्वांगसम। अतएव CPCT लागू हुआ। CPCT से हम लिख सकते हैं कोण B बराबर, CPCT हुआ तो कोण B बराबर सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं और क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो B बराबर हो जाएगा P, जिसको हम DPQ लिखेंगे, एवं कोण C बराबर हो गया कोण DQP, कोण C बराबर क्या हो गया? कोण DQP,
ये हो गया। किंतु दिया है कि कोण बी बराबर कोण ई, और ई को हम कह सकते हैं DEF, DEF कह सकते हैं। इसलिए कोण बी दोनों में बायां पक्ष में है। यहां देखिए कोण बी बायां पक्ष में है, यहां कोण बी बायां पक्ष में है, तो बी बराबर है DPQ, समझ गए। और यहां बी बराबर है E यानी DEF, अर्थात यह कोण इसके बराबर हो गया। बी के बराबर P भी है, बी के बराबर E भी है, बी के बराबर P, बी के बराबर E, इसका मतलब P और E बराबर है। तो क्या लिखेंगे, कोण DPQ बराबर हो गया कोण DPQ बराबर कोण DEF है, जो संगत कोण है। आप देख रहे हैं कि PQ के यह ऊपर में है और EF है। यहां जो ये दोनों देख रहे हैं PQ और EF, इससे DE मिलती है। PQ और EF से DE मिलती है, इसीलिए यह और यह संगत कोण हुआ, और यह संगत कोण है, बराबर हुआ है, इसलिए समांतर हो जाएंगे। DPQ और DEF हैं जो संगत कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ समांतर EF है। इसलिए थेल्स प्रमेय से PQ समांतर EF है, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि DP बटे DE, DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। थेल्स प्रमेय है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह और यह समांतर हुआ, तो DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। इसलिए थेल्स प्रमेय से त्रिभुज DEF में DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। किंतु रचना से DP बराबर AB एवं DQ बराबर AC है।
इसलिए हम कह सकते हैं डीपी के बदले एबी, एबी बटे डीई, और डीपी के बदले हम लिख सकते हैं एबी, और डीक्यू के बदले लिख सकते हैं एसी, एसी बटे डीएफ। एबी बटे डीई, एबी बटे डी, एबी बटे डीई बराबर एसी बटे डीएफ, एसी बटे डीएफ। समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एबी बटे डीई, एबी बटे डीई बराबर बीसी बटे ईएफ। यह हो गया समीकरण 2। एक बार हमको सिद्ध करना है, और इसी तरह से अगर होता है तो हम लोग इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे एबी बटे डीई बराबर एसी बटे डीएफ हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार एबी बटे डीई बराबर बीसी बटे ईएफ लिख सकते हैं। अर्थात त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में यहां पर अब दीजिए, अब त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में, ये दोनों त्रिभुज में दिया है कि ए बराबर डी, बी बराबर ई तथा सी बराबर एफ। जबकि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ए बी बटे डी समीकरण 1 का बायां पक्ष है, समीकरण 2 का बायां पक्ष भी ए बी बटे डी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटे डी बराबर बीसी बटे ईएफ, बीसी बटे ईएफ बराबर एसी बटे डीएफ। यह हो गया प्रमाण से। अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है प्रमाणित। दो त्रिभुजों में एबीसी और डीईएफ में ये जो संगत कोण है, ए का संगत डी, बी का संगत ई, सी का संगत एफ पहले से बराबर है। ए का संगत डी, बी का संगत ई, सी का संगत एफ पहले से बराबर है। जबकि प्रमाण से ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ, ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ ये समानुपाती होते हैं। एबीसी की तीनों भुजाएं, डीईएफ की तीनों भुजाएं यानी संगत भुजाएं, एबीसी की और डीईएफ की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में हैं। इसलिए दोनों तरफ आपको क्या सिद्ध करना था? आपको सिद्ध करना था कि यदि दो त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं
तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हुआ, तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम दोनों त्रिभुज कब समरूप कह सकते हैं, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, हम सिद्ध कर दिए हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यह सिद्ध हुआ। अर्थात आप लोगों को सबसे पहले दो त्रिभुज में एक जो, जैसा कि एबीसी आप ले रहे हैं, तो एबीसी आप छोटा लीजिएगा, डीईएफ को थोड़ा बड़ा लीजिएगा, या इसी को बड़ा करिएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो जो बड़ा लीजिएगा उसमें छोटे त्रिभुज की भुजाओं को, जैसे AB को DE में से DP, AB बराबर DP काट लिया गया है, और AC बराबर DF में से DQ काट लिया गया है, P से Q को मिला दिया गया है। तो इस तरह से ABC और DPQ दो त्रिभुज आप देख रहे हैं। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करिएगा। दोनों जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम कैसे होगा, तो AB बराबर DP रचना से, A कोण बराबर D कोण दिया हुआ है, AC बराबर DQ रचना से। तो इस तरह से SAS सर्वांगसमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि B बराबर P कोण है, C बराबर Q कोण है। जबकि B बराबर E पहले से दिया हुआ है, तो यहां पर हम देखते हैं कि PQ और EF जो है, इससे DE मिलती है क्रमशः P और E पर। तो इस तरह से यह कोण और यह कोण संगत कोण हुआ। तो संगत कोण बराबर होने से PQ समांतर EF हो जाएगा। जब PQ समांतर EF हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से आप कह सकते हैं कि किसमें, DEF में, कि DP बटे DE बराबर DQ बटे DF, यह बात कह सकते हैं। जबकि रचना में आप DP बराबर AB और DQ बराबर AC काटे हुए हैं, तो DP को आप AB कह सकते हैं और DQ को आप AC कह सकते हैं। तो इस तरह से जब DP और DQ को क्रमशः AB और AC लिखते हैं, तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त होता है, AB बटे DE बराबर AC बटे DF। तो पुनः आप कह सकते हैं इसी प्रकार AB बटे DE बराबर BC बटे EF। जब आप समीकरण 1 प्राप्त कर लिए हैं, AB बटे D बराबर AC बटे DF, तो आप कह सकते हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF। इसी प्रकार करके आप कह सकते हैं। तो इस तरह से दोनों त्रिभुजों में संगत कोण पहले से बराबर है, और संगत भुजाएं समीकरण 1 और 2 से संगत भुजाएं समानुपाती हुई। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। तो इस तरह से यह जो AAA समरूपता प्रमेय है, यह आप लोगों को सिद्ध कर दिया गया। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब इसका प्रयोग हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। पुनः बाकी जो है SSS, ASA, SSS, SAS और AA समरूपता कसौटी, इसको भी क्रमशः हम लोग पहले सिद्ध करके देख लेते हैं। फिर आगे एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे, सारे प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले यह अनिवार्य है, इसको देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज में हम लोग प्रवेश करेंगे। तब तक इसको उतारिए, फिर आगे का प्रमेय हम आपको बता रहे हैं, उसको देखिए।